हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन पॉलिटी दिस वीक के बाद ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं बेस्ट आर्टिकल ऑफ द वीक फॉर द एग्जामिनेशन वेदर इट इज प्रीलिम्स एंड मेंस. ऑलराइट, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाई व्हाट इज इंडियाज पॉलिसी ऑन द रोहिंग्या. बहुत पुराना टॉपिक है रोहिंग्या, सुन सुन के हम थक चुके हैं, बट ऐसा नहीं है. क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझेंगे. ठीक है, उससे पहले हम ये समझते हैं ये मेरा आर्टिकल है. ठीक है, उस आर्टिकल से हमने ये टर्म्स को निकाला है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेन से. जब भी आप इस रिलेटेड टॉपिक लिखेंगे तो आपको ये टर्म्स को ना याद रखना है कि छोड़ना नहीं एग्जाम में लिखते हुए. आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा होगा कि ये टर्म है क्या, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, पहला टर्म यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, फिर यूएन रिफ्यूजी एजेंसी, राइट, देन यूएनएचसीआर, फिर हमारा एफआरआरओ. ठीक है, उसके बाद हमारा पासपोर्ट एक्ट. ये सब इसमें लग जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या रोल है इन सब टर्म्स का. ठीक है, उसके बाद फॉरेनर्स एक्ट 1946, देन HRW, that is Human Rights Watch. ठीक है, एंड लास्ट SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ठीक है, तो ये टर्म्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट, सो लेट्स सी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. आप देखिएगा हर एक न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है. इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, व्योन की बात करें, या ये वाले आर्टिकल की बात करें. राइट, सो वन मोर थिंग, न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया, जब हर न्यूज़पेपर एक ही आर्टिकल को कवर कर रहा है तो कुछ तो बात होगी उस आर्टिकल में, है ना. तो यही चीज को करते हुए हमने बात करनी है. राइट, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारे दो चीजें हैं कि इस आर्टिकल में दो टर्म्स आई थी, एक इंडिया की पॉलिसी और एक रोहिंग्यास, है ना. तो दोनों चीजों को ध्यान से समझते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे रोहिंग्यास के बारे में कि रोहिंग्यास हैं कौन. ठीक है, क्राइसिस क्या है, फिर क्यों इंडिया की पॉलिसी उसमें आ रही है. हर चीज को ध्यान से देखना है. ठीक है, so first of all, for decades the Rohingyas have suffered from violence, discrimination and persecution in Myanmar. ठीक है, कहाँ पर इनको बेचारों को दुख है, म्यांमार में दुख है. ठीक है, the largest exodus began in August 2017, यानी ये टॉपिक आपका 5 साल से चलता हुआ आ रहा है. After a massive wave of violence broke out in the Myanmar Rakhine state. अब ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि म्यांमार में भी कहाँ रह रहे हैं. Forcing more than 7 lakh people, half of them children, to seek refuge in Bangladesh. ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी ध्यान रखना है. ठीक है, entire villages were burned to the ground, thousands of families were killed or separated, and the massive human rights violation were reported according to the United Nations High Commissioner for Refugees. ये टर्म अभी हमने आर्टिकल में देखी थी, तो फुल फॉर्म हमें यहाँ मिल जाती है कि क्या है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी. अब थोड़ा सा मैप की तरफ भी आ जाते हैं समझने के लिए कि थोड़ा सा हमारे को चीजें समझ आएंगी कहाँ से कहाँ गए. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं म्यांमार की राखिन स्टेट, है ना. तो ये हमारा जो रेड वाला पोर्शन है ये हमारी राखिन स्टेट है जो ये म्यांमार की है. तो ये आप देख सकते हैं ये म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है. तो ये लोग यहाँ से गए हमारे कॉक्स बाजार में. ठीक है, ये कॉक्स बाजार किसका एरिया है, बांग्लादेश का, जो हम बात कर रहे थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब यहाँ से क्या चीजें हो रही है, दे आर गोइंग टू, हमारे साथ तो ये कहाँ गए, बांग्लादेश में, लेकिन बात हम इंडिया की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, यानी कुछ तो गड़बड़ है ना. तो इंडिया भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा. तो बेसिकली इनकी स्टोरी को थोड़ा सा देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि रोहिंग्यास एक्चुअल में चल रहे थे बांग्लादेश का पार्ट. अब बांग्लादेश में 1971 को लेके वॉर रहा, ये चीज आपको सबको पता है, जिसमें इंडिया की मदद से वो जीत भी गया था, है ना. दैट्स व्हाई इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं. ठीक है, तो अब क्या हुआ जब ये लोग गए, क्योंकि प्रॉब्लम्स की भाग गए. अब बोलते हैं कि अब तुम जीत गए, अब हमारी कंट्री लिबरेट होगी, चलो वापस चलते हैं, वहां पर हमारा घर बार सब कुछ है, हम वापस लेने आ जाते हैं. बांग्लादेश कहते हैं तुम पहले तो चले गए थे ना मुसीबत के टाइम पे, वापस क्यों आए हो, हम यहाँ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इन्होंने क्या करना है कि इसको डिपोर्ट ना करने या बहुत सारी चीजें, तो ये वापस म्यांमार जाना, मतलब ये भेजना चाहते हैं, लेकिन म्यांमार वाले भी नहीं देख रहे, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स वहां पर हो रही हैं. तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत हिस्टोरिकल चीज भी है, हमें वो भी समझ के चलनी है. इन शॉर्ट, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ इन शॉर्ट स्टोरी पता होना चाहिए, बैकग्राउंड, जिससे हम कनेक्ट कर पाए. ओके, अब बात करते हैं. देर आर ओवर 9,80,000 refugees and asylum seekers from Myanmar in the neighboring state. तो फाइनली तो ये बांग्लादेश से म्यांमार में जाके सेटल हो ही गए थे ना.
ठीक है। तो वहां से ये लोग ने क्या किया, नेबरिंग कंट्रीज में चले गए। अब नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है म्यांमार की, बांग्लादेश एंड इंडिया, ये चीज हम देख चुके हैं। सी दिस इज द स्टेट, दिस इज योर म्यांमार, राइट, है ना, म्यांमार है। इधर ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बना रहा है, ये हमारा इंडिया के साथ भी बना रहा है। तो दोनों ही जगह ये जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब कॉक्स बाजार की हमने बात करी थी, वहां से इन लोग को डर लगने लगा। देखिए कॉक्स बाजार क्या है, हमारा लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कैंप्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, ये एक एरिया ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा रिफ्यूजी कैंप्स हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ से वो लोग जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, कि इनको लगता है बांग्लादेश की गवर्नमेंट इनको वापस रिपोर्ट कर देगी कि भाई जाओ, तो इन्हें म्यांमार में नहीं रहना है। क्यों, वहां पर ऑलरेडी इनके साथ बहुत सारा वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन्होंने क्या करा, they have left Bangladesh also, and now the persons who have left Bangladesh, हम ये नहीं कह रहे कि सारे हैं, देखो इतने सारे रिफ्यूजीज हैं 9,80,000, पर हम बात सिर्फ 2000 की कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ से मूव करा और मूव करके कहाँ पर आ गए, ये अब इंडिया की तरफ आ गए। तो यहाँ पर इंडिया की पॉलिसी क्या अलाउ करती है रिफ्यूजीज को लेके, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसलिए आर्टिकल का नाम क्या था, इंडियाज पॉलिसी ऑन रोहिंग्यास, राइट। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं रोहिंग्यास की फोटोज हमने ली है। देर आर अबाउट 16,000 यूएनएचसीआर, यूएनएचसीआर अभी हम देख के आए हैं, सर्टिफाइड रोहिंग्यास रिफ्यूजीज इंडिया, यानी इतने रिफ्यूजीज जो हमारे यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है, ह्यूमन राइट कमिश्नर ने सर्टिफाई करे हैं, वो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं। The government estimate puts the figure of Rohingya refugees living in India beyond कितना 40,000 with maximum concentration in and around Jammu। तो हमें ये चीज को समझना है कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ ट्रैवल करके कहाँ पहुंच गए, जम्मू में पहुंच गए, राइट। तो दिस इज द डेटा वी हैव फॉर द रोहिंग्यास अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन HCR, राइट। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। As of early this year, around 1100 Rohingyas lived in Delhi। चलिए अब दिल्ली में भी आ गए हमारे पास, ये जम्मू में सबसे ज्यादा है लेकिन दिल्ली में भी है, और अनदर 17,000 जो है वो इंडिया में अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द एरिया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम है। वर्किंग मेनली एज, अब ऑब्वियसली यहाँ पर आएंगे तो काम तो करना पड़ेगा लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहे हैं, मैनुअल लेबर्स, हॉकर्स, रिक्शा पुलर्स बन गए हैं, ठीक है। और ये किसने बताया हमारे को, रोहिंग्या के राइट्स के लिए जो लड़ रहे हैं अली जौहर, ठीक है, उन्होंने हम किसको बताया है, रूटर्स को बताया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है यूएसए का, राइट। सो नेक्स्ट, द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू सेंड देम बैक, है ना, इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वापस चले जाएं, तो यहाँ पर पॉलिसी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट बन जाती है। लास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड अ प्ली, अब ये जाना चाहते हैं, ठीक है, इनके एक्टिविस्ट चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि कैसे कैसे तुम इनके साथ कर सकते हो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स का बेसिक बना के, बिकॉज एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इन पॉलिटी, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिस पे उनकी एक प्ली को रिजेक्ट कर दिया कि गवर्नमेंट जो है उनको डिपोर्ट करने का कोई भी राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि म्यांमार में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस हो रहा है। तो दैट इज अगेंस्ट द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इस हिसाब से जब गवर्नमेंट भेज रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं जाना है, तो 150 रोहिंग्या मुस्लिम्स को पुलिस ने डिटेन कर लिया था। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हाउ रोहिंग्यास जो है इंडिया पॉलिसी से कनेक्टेड है, करेक्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी क्या थी, रोहिंग्यास के बारे में थी। अब अगर हमें बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा तो इंडिया की पॉलिसी रोहिंग्यास पे कैसे लगेगी और कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है वो और बेटर से क्लियर हो जाएगा, राइट। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेनी ऑफ द रोहिंग्यास इन इंडिया कैरीड द आइडेंटिटी कार्ड्स इशूड बाय द यूएनएचसीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ध्यान रखिए चलिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही रिकॉग्नाइज किए हैं कम से कम अराउंड सम पीपल एज रिफ्यूजीज फॉर इंडिया। तो अब इंडिया में रिफ्यूजी है तो आधार कार्ड पैन कार्ड ये तो बनेगा नहीं, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड क्या है, उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड है उनका रिफ्यूजी कार्ड, और वो किसने इशू करा है, यूएनएचसीआर। ये चीज को आपके लिए बन जाता है कि आइडेंटिटी कार्ड्स, रिफ्यूजी जो कार्ड्स होता है वो कौन इश्यू करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है।
but the country is not signatory to the UN refugee convention. अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा कि इंडिया जो है वो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन की सिग्नेटरी नहीं है, तो दैट इज द चैलेंजिंग पार्ट। यूएन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स पे एक्सेप्ट कर रहा है, व्हाट अबाउट इंडिया पॉलिसी? क्यों? क्योंकि इंडिया तो सिग्नेटरी है ही नहीं इस कन्वेंशन की, जिसके बेसिस पे ये आइडेंटिटी कार्ड्स लेके जा रहे हैं। तो इंडिया कहते हैं कि हम जब सिग्नेटरी नहीं है तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन माने ही क्यों? हम अपनी पॉलिसी लगाएंगे, हमें अपने लिए चीजों को सोचना है। व्हाई वुड आई? आज हम इनको बोल रहे हैं, कल को कोई और आएंगे, फिर हमारी जॉब्स लोकल पीपल वुड बी अफेयर। तो नॉर्थ ईस्ट में ये चीजें पास में हो चुकी हैं और इसी चीज को लेके गवर्नमेंट थोड़ा सा सिक्योर होके चल रही है फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, India also rejects a UN position that deporting the Rohingya violates the principle of refoulement. अब ये क्या होता है? नया टर्म आया, अभी डिस्कस करते हैं। Forcible return of refugees to the country where they face danger. ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर कि यूएन का जो कन्वेंशन है उसका कोर प्रिंसिपल है ये, ठीक है, उसका कोर प्रिंसिपल क्या है? रीफॉल्मेंट। अब कोर प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आप किसी को जबरदस्ती उसकी कंट्री में नहीं भेज सकते जो रिफ्यूजी की तरह आपकी कंट्री में आया है, जहां पर उनके लिए डेंजर हो। साफ है, कोई बात नहीं, वहां पर गवर्नमेंट उनके वेलकम कर रही है, उनको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है जैसे औरों को पड़ रही है, तो इट्स ओके, आप डिपोर्ट करिए। लेकिन अगर वहां पर उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, उनकी लाइफ को डेंजर है, उनकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ही नहीं है, तो उनको आप वापस नहीं भेज सकते फोर्सफुली। ठीक है, तो दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस कन्वेंशन। ठीक है, अब इस कन्वेंशन को इंडिया ने करा है नहीं, साइन नहीं किया, तो भाई कहते हैं हम क्यों माने आपका प्रिंसिपल, हम अपनी पॉलिसीज चलाएंगे, सिंपल, राइट? ओके, नेक्स्ट वन। In February this year, Congress MP Shashi Tharoor proposed a refugee and asylum law. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली यूएन का लॉ हमारे यहाँ चलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट भेजने नहीं दे रहा है, तो करे क्या? तो जो कांग्रेस के एमपी है उन्होंने बोला ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम एक लॉ ही बना देते हैं, उस लॉ को चलाएंगे, क्योंकि रिफ्यूजी और असाइलम लॉ हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, फॉरेनर्स है, इमिग्रेंट्स है, इनलीगल, लीगल, वॉट एवर XYZ वी हैव, उसके लिए गवर्न करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्ट्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेट करने के लिए हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है, यूएन का लॉ हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा चलिए हम एक लॉ ही बना लेते हैं और उस हिसाब से चीजों को करेंगे, तो किसी सुप्रीम कोर्ट को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिटेन द प्ली। ठीक है, he argued that the law was necessary because of the government's continuing disrespect for the international legal principle of non-refoulement। आ गया बात? ठीक है, क्यों गवर्नमेंट तो मान नहीं रही कि तुम, हम तो है ही नहीं, हमने आपका सब साइन किया डॉक्यूमेंट जो हम आपकी बात माने, तो गवर्नमेंट का क्या हो गया, ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो उस प्रिंसिपल को। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये लॉ बनाएंगे तो ये भी मैनेज होंगी चीजें और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सिंस द बिल वाज फ्रॉम अ प्राइवेट मेंबर, ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, प्राइवेट मेंबर, है ना? क्यों? क्योंकि शशि थरूर इज अ प्राइवेट मेंबर इन द पार्लियामेंट राइट नाउ। ठीक है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो गवर्नमेंट की चॉइस है कि वो उठाए उस बिल को या ना उठाए। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे बिल को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो इस चक्कर में वो बिल को या इनके जो सजेशन है उसको वहीं स्टॉप कर दिया गया। यही चीज अगर गवर्नमेंट के किसी मेंबर ने करी होती इंट्रोड्यूस, तो पक्का ये एज अ बिल बनती और क्या लॉ बन जाता, लेकिन अभी ये पास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइवेट मेंबर का बिल इंट्रोड्यूस करना और एक नॉर्मल मेंबर का बिल प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर इस डिफरेंस को हमें बहुत ध्यान से समझना है। दिस इज द पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, न्यूज में कुछ भी नहीं था लेकिन पॉइंट से निकालना है, राइट? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ कुछ टर्म्स की हमने देखी थी, है ना, कुछ हमने हाइलाइट्स करी थी, बहुत सारी टर्म्स हमारे आर्टिकल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से कुछ ये चीजें हैं। ठीक है, तो UNHCR, यूएन रिफ्यूजी एजेंसी। ठीक है, अब आपको नाम से समझ आ रहा है, यूएन रिफ्यूजी यानी ये किससे बात करेगी, राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज। ठीक है, रिफ्यूजीज कौन होते हैं, उनके क्या राइट हैं, हु आर दे, सब कुछ डिफाइन करता है। ठीक है, और इसको मैनेज कौन करेगा, UNHCR। ठीक है,
फाइन। तो यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के अंदर ही ये एक पोस्ट होती है जिसे हम कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सारा कुछ राइट्स की कंट्री को क्या करना चाहिए, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बहुत एरिया स्पेसिफिक नहीं होती चीजें, बट इट हैज टू बी फ्रॉम वन एंड। और उसके बाद इन्होंने ये एक अच्छा सा बड़ा अच्छा सा स्लोगन निकाला है, सीकिंग असाइलम इज अ ह्यूमन राइट, है ना। तो असाइलम ही तो बने थे बांग्लादेश में कॉक्स वाले एरिया में, अगर आपको याद हो, अभी हमने डिस्कस करके रखे हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि ये स्पेशली रिफ्यूजीज के लिए काम करते हैं। तो जो भी काम हो रहा है वो इनके थ्रू हो रहा है, इनकी पॉलिसीज है। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा हम यहाँ पर आपको एक और चीज बताते हैं कि ये एक बॉडी है सारी चीजें मैनेज करने की, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट पे चलती है। ठीक है, और वो लीगल डॉक्यूमेंट क्या है हमारा, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 यूएन का, जो इंडिया ने साइन नहीं किया है, जिसके ऊपर बात चल रही है। तो दिस इज द प्रिंसिपल इसके ऊपर चलने के लिए, जो ये फॉलो करती है हर चीज को लेके। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स आ जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, अभी हमने देखा कि इंडिया में रिफ्यूजी रिलेटेड या असाइलम रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं है, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स ये सबको एवेलुएट करने के लिए हमारे पास ये दो लॉज हैं। ठीक है, पासपोर्ट एक्ट 1967 रीसेंट है, इससे पहले 1920 का हुआ करता था, तो उसको रिपील किया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसमें वो ये बता रहा है कि इंडिया में जितने भी लोग आ रहे हैं उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो गवर्नमेंट को पावर देता है कि चलो इनको वापस भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द लॉ व्हिच डिफाइंस दैट। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉरेनर्स एक्ट। ठीक है, अब इधर है पासपोर्ट, इधर है फॉरेनर्स, दोनों में फर्क है। ठीक है, फाइन। फॉरेनर्स एक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो फॉरेनर्स हमारे पास आ रहे हैं रिफ्यूजी बन के या किसी भी रिस्पेक्ट में, तो रिफ्यूजी के पास तो पासपोर्ट होगा नहीं, है ना, तो वो तो इस एक्ट में कवर होएगा नहीं। अब फिर वो इस एक्ट में कवर होता है, यहाँ पर वो इलीगल माइग्रेंट्स भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिफ्यूजीज को भी डिफाइन करते हैं कि उनके राइट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, मतलब इंडिया किसे इलीगल कहता है वो समझाते हैं, जिसने पूरे प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स, एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है हम उसे इलीगल माइग्रेंट कह देते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। राइट, तो यहाँ पर फॉरेनर कौन आ रहा है, उसके रूल्स राइट्स सब कुछ बताएगा। ठीक है, फॉरेनर हम किसे कहेंगे, हम किसी को इलीगल माइग्रेंट कहेंगे। अगर कल को कोई ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, उसके बेहाफ पे फॉरेनर्स के कौन से राइट्स कर्टेल होंगे वो भी ये एक्ट बताता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारी जो टर्म थी वो थी ह्यूमन राइट्स वॉच, है ना, बड़ी अच्छी लग रही है, नाम बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को लेके रिफ्यूजी के लिए लड़ता है, एक्टिविस्ट समझ लो ऑल ओवर वर्ल्ड का। अभी तो हमने इंडिया में देखा था ना, वो अली सर थे हमारे एक्टिविस्ट रोहिंग्यास के। ये पूरी वर्ल्ड में जितने भी रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम है उसकी एडवोकेसी करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज पे प्रेशर बनाता है कि हाउ कुड यू डू विद देम, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स आल्सो। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसकी है, तो उसका भी डेटा इंपॉर्टेंट है, तो ये टर्म आई थी तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। राइट, सो दीज ऑल टर्म्स वर कवर्ड इन माय आर्टिकल, दो वहां पर डिफाइंड नहीं थे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी, माय नेम इज मिश्रिका, आई वुड टेल यू दैट which I didn't tell earlier, and I am BTech and BA LLB graduate. राइट, आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हो, क्योंकि हम यहाँ पर यूपीएससी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। आर्टिकल तो हर बंदा पढ़ता है, लेकिन आपको उसमें से क्रैक्स निकालना है, अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें बनानी है। राइट, सो आई होप दिस वाज यूजफुल एंड थैंक यू।